हेलो एवरीवन। तो इससे पहले हम लोग लॉज ऑफ मोशन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 31 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे और हमने देखा था इस कंडीशन में जो स्पीड है वो 14 मीटर पर सेकंड और 15 मीटर पर सेकंड के बीच, यानी कि 14.1 मीटर पर सेकंड आया हुआ था। ठीक, तो आइए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है 32, वो ये है कि 3 forces acting on a body are shown in the figure. To have the resultant force only along the y direction, the magnitude of the minimum additional force needed is, यानी कि अगर इसमें केवल जो है y डायरेक्शन में ही रिजल्टेंट फोर्स होना चाहिए तो x डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो होना चाहिए। तो हम x डायरेक्शन में सारे रिजल्टेंट फोर्स को हम देख लेते हैं कितना बन रहा है। तो हर एक फोर्स का हम x कंपोनेंट करते हैं। पहले इसका करेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में तो ये हो गया 1 और ये cos 60 डिग्री, राइट, ये इसका हो गया। ऐसे ही दूसरे किसी फोर्स का हम करते हैं तो दूसरा जो हमारा फोर्स है ये 2 न्यूटन है, इसका भी एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, ये मान लो इतना है। तो ये कुछ एंगल है यहाँ पे, हालांकि एंगल बनाया नहीं गया है कुछ, तो एंगल वैसे हम पता कर सकते हैं कि अगर ये एंगल यहाँ से 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा ना। ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इसको लिखा जा सकता है 2 न्यूटन का फोर्स है तो 2 इंटू कॉस 60, राइट, इतना है। ये 4 न्यूटन का फोर्स है। इसके लिए जो एक बोल सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स बनेगा वो ये बनेगा, एंड दिस विल बी इज इक्वल टू ये एंगल फिर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। दिस विल बी 4 cos 60 डिग्री, राइट। तो ये इतना है। तो पहले इन सभी फोर्सेस का हम रिजल्टेंट देख लेते हैं। तो ये जैसे कि ये 4 cos 60 है, ये 1 cos 60, 2 cos 60, यानी कि 3 cos 60। अगर किसी तरह से 1 cos 60 फोर्स इधर की तरफ लग जाए, है ना, 1 cos 60 फोर्स इधर की तरफ लग जाए तो फिर हम बोल सकते हैं कि जो एक रिजल्टेंट नेट फोर्स हमारे पास बनेगा वो कितना बन जाएगा फिर, तो वो बन जाएगा ओवरऑल 0 एक्स डायरेक्शन में। तो उसको देख लेते हैं कितने अमाउंट का फोर्स लगना चाहिए, मैं, है ना, मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड टू, मिनिमम जो चाहिए यहाँ पे। तो मिनिमम का मतलब यही है कि वो डायरेक्ट इसी डायरेक्शन में लगे यहाँ पे। तो मान लेता हूँ कि कोई फोर्स F लगना चाहिए। तो ओवरऑल रिजल्टेंट वो हो जाएगा फोर्स वेक्टर F प्लस 4 cos 60 डिग्री, ये दूसरी डायरेक्शन में। ये वैसे हम क्या करते हैं, माइनस ही रखते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि ये देखो ओरिजिन के इधर की तरफ का फोर्स है, प्लस 1 cos 60, 2 cos 60, यानी ये हो जाएगा 3 cos 60। तो वेक्टर F या जो F का मैग्नीट्यूड है ना, वेक्टर F ही रख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। एक्स वेक्टर हटा के ही रखते हैं ना, क्योंकि अब x या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव होगा, जो भी रिजल्ट मिलेगा। दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो f माइनस cos 60 दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि f जो लगना चाहिए वो cos 60 के बराबर 4, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 न्यूटन। तो 1/2 न्यूटन का फोर्स ये पॉजिटिव आया है, मतलब पॉजिटिव x डायरेक्शन में, मतलब कि इधर कहीं लगना चाहिए, इधर कहीं 1/2 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स इस पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो कोई ऑप्शन है क्या, 1/2 यानी कि 0.5। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि सैंड इज़ बीइंग ड्रॉप्ड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट एट द रेट ऑफ m किलोग्राम पर सेकेंड। द फोर्स नेसेसरी टू कीप द बेल्ट मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ v मीटर पर सेकेंड, राइट। तो मान लीजिए कोई बेल्ट है जो मूव कर रहा है ऐसे, इस डायरेक्शन में बेल्ट है ना, ये बेल्ट था ऐसे, बेसिकली बेल्ट ऐसे हम बना लेते हैं, इस पर मूव कर रहा है। अब इस पर जो सैंड है वो गिर रहा है ऐसे ऐसे, सैंड गिरने का जो रेट है वो क्या है, m किलोग्राम पर सेकेंड है, मतलब पर सेकेंड इस पर इतना गिर रहा है। तो बेल्ट पे जब ये गिरेगा तो ओवरऑल बेल्ट की स्पीड को डिक्रीज़ करेगा, बट स्पीड को डिक्रीज़ नहीं होने देना है। बेल्ट की स्पीड जो है वो मूव होनी चाहिए कितनी, v से ही बेल्ट मूव करते रहना चाहिए इस डायरेक्शन में। तो इसके लिए जो एक नेसेसरी फोर्स है इस पर जो लगना चाहिए हमेशा, ताकि वो इस सैंड को मैनेज कर सके, वो कितना है। तो आइए देखते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
देखो न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम राइट कर सकते हैं F इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी, राइट। तो एम और वी दोनों चेंज हो रहे हैं। मास भी देखो इस पे आ रहा है ना, बढ़ता जा रहा है, तो मास भी वेरी कर रहा है और वेलोसिटी भी वेरी करेगी, ठीक है। तो अगर ऐसा मान करके अगर हम इसको डिफ्रेंशिएशन देखें तो डिफ्रेंशिएशन के लॉ के अकॉर्डिंग पहले m और ये डी डी टी ऑफ वी हो गया, प्लस हो जाएगा यहाँ से v डी डी टी ऑफ यम, ये चीज़ हो जाएगा यहाँ से। तो डी डी टी ऑफ यम मतलब कि मास का जो रेट है वो तो पता ही है हमें, यम किलोग्राम पर सेकंड है, तो यानी कि इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, यम राइट कर सकते हैं। और बोल रहा है कि v कांस्टेंट है, तो v कांस्टेंट होगा तो v का t के साथ जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा इट विल बी इज इक्वल टू 0, है ना। तो जो फोर्स है दिस विल बी इज इक्वल टू v इंटू एम, यानी कि m इंटू वी, इतने न्यूटन का फोर्स लगना चाहिए, राइट, इतनी न्यूटन का फोर्स लगना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, अ ब्लॉक बी इज पुश्ड मोमेंटरली along a horizontal surface with an initial velocity v, right? If mu is the coefficient of sliding friction, तो mu क्या coefficient of sliding friction है between b and the surface, ये block b and surface, block b will come to rest after a time, ना कुछ टाइम के बाद वो रेस्ट में आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ एक फोर्स लग रहा है जो अगर मान लो इसका मास कुछ है m, तो इसका वेट हो जाएगा mg और इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन वर्क करेगा n। यहाँ से लिख सकते हैं n इज इक्वल टू एम जी, राइट, कि इतना राइट किया जा सकता है। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u वो v है और जो फाइनल वेलोसिटी है यानी कि ui और जो uf है वो कितना है, 0 है, राइट। ये इतना मान लो t टाइम के बाद ये रेस्ट में आ जा रहा है, यानी कि जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, t लग रहा है ना। तो टाइम जो है t है ना, ये पता करना है कितने टाइम के बाद ये ऐसा हो जाएगा। फिर तो अगर हम मोशन का कोई एक इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करें जो कि v इज़ इक्वल टू यानी कि फाइनल वेलोसिटी, बोल सकते हैं कि uf इज़ इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम ना। तो यहाँ हमें एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, हालांकि फाइनल जो है 0 है, uv जो है v के बराबर है प्लस a t। तो यहाँ से अगर a निकालेंगे तो v बाई टी इसकी तो हमें ज़रूरत पड़ेगी ना, यहाँ पे v बाई टी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, किसकी पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ से t देखें तो t कैन बी रिटन एज, यहाँ t ही निकालते हैं तो अपान a इतना लिखा जा सकता है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से हमें a निकालना है, एक्सेलरेशन। तो आसान है एक्सेलरेशन निकालना। अगर हम इस पर एक्सेलरेशन की वैल्यू देखें तो फोर्स ये इस पर एक वर्क कर रहा है, जो ये फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लिखा जा सकता है, कितना लिखा जा सकता है, बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन एम जी की इक्वल है, तो म्यू इंटू एम जी लिखा जा सकता है, राइट। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, व्हाट इज हैपेंड, है ना। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू, ये लिखवा क्यों नहीं रहा है फिर, हाँ, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, म्यू एम जी हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू म्यू जी हो गई, ए इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू जी। ये वैल्यू पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, तो टी विल बी इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइडेड बाई म्यू जी, राइट। तो ये एक्सेलरेशन चूँकि ऑलरेडी ये क्या है, निगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा तो ये माइनस कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओवरऑल दिस विल बी इज इक्वल टू वी अपान म्यू जी, है ना। ये हो जाएगा वी अपान म्यू जी। इज़ देयर एनी ऑप्शन, यस दिस, तो द ऑप्शन नंबर 4 दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अब 0.5 किलोग्राम बॉल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ हार्ड वॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वॉल के साथ ना। तो एक वॉल हम बना लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए हमने क्या किया, इधर यहीं पे एक वॉल बना लिया, ऐसे ये वॉल है, दीवार है, ठीक है। तो वॉल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए बॉल यहाँ पे टकरा रहा है, कितना डिग्री एंगल हो गया फिर ये,
30 डिग्री, बॉल ऐसे आ रही है फिर यहाँ पर, और फिर इतना ही एंगल वॉल के साथ बनाते हुए फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है। कितने डिग्री का एंगल बनाते हुए? 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ठीक है। और ये जो कांटेक्ट में है, इसका जो एक कांटेक्ट टाइम है, जितने टाइम के लिए कांटेक्ट में, इट इज़ गिवन 0.25 सेकंड, राइट, इतने टाइम के लिए है। तो जो एक एवरेज फोर्स इस पे लगेगा एफ एवरेज, वो कितना होगा यहाँ पे? तो बेसिकली यहाँ पे एक इम्पल्सिव फोर्स लगेगा, और इम्पल्सिव फोर्स हमें कैलकुलेट करना है ना, इम्पल्सिव फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज फोर्स को। तो चलिए देखते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहले तो ये देखते हैं कि इसके लीनियर मोमेंटम में कितना बदलाव आया हुआ है ना, कितना चेंज आया हुआ है। देखिए इसके लीनियर मोमेंटम का एक कंपोनेंट इधर की तरफ जा रहा होगा, जो कि मान लो कि ये एम वी रहा होगा। अभी मैं इसको जनरल सिंबल में रखता हूँ, तो ये एम वी कॉस 30 डिग्री होगा फिर। और अगर कोलिजन के बाद का हम देखें, यानी कि टक्कर होने के बाद का मोमेंटम देखें, दिस इज़ आल्सो इज इक्वल टू एम वी कास 30, यानी कि इसके वर्टिकल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं हुआ है। इसके केवल हॉरिजेंटल कंपोनेंट की बात करें तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट में इनिशियली जो मोमेंटम है वो है एम वी साइन 30, है ना, एम वी साइन 30 है। और फाइनली ये अपोजिट डायरेक्शन में है, बट द सेम होगा, वही कितना होगा, एम वी साइन 30। तो चेंज इन मोमेंटम जो डेल्टा पी हुआ है यहाँ पे, चेंज इन मोमेंटम, दिस विल बी इज इक्वल टू एम वी साइन 30, है ना, 2 टाइम हो जाएगा यही। बहुत ही आसानी से इस बात को कहा जा सकता है। तो 2 मास की जो वैल्यू है दिस इज़ 0.5 एंड वी ये 12 है, और साइन 30 की जो वैल्यू होती है दिस इज़ इक्वल टू 1/2 हो रही होती है ना। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये जो डेल्टा पी है दिस विल बी इज इक्वल टू 0.6, राइट। तो अब हमें क्या करना है, नहीं 0.6 नहीं, ये बल्कि कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा फिर यहाँ पे। अब हमें फोर्स निकालना है। देखिए न्यूटन के सेकेंड लॉ से जो फोर्स होता है डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी होता है ना, ये चीज़ लिखा जा सकता है। डेल्टा टी का मतलब है जो टाइम लगा हुआ है इसके मोमेंटम को चेंज होने में। तो ये टाइम ऑलरेडी गिवन है, डेल्टा टी इसको मान सकते हैं। तो ये हो गया 6 डिवाइडेड बाई 0.25। ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो ये 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 24 न्यूटन। तो 24 न्यूटन का फोर्स इस पर लग रहा है ना। तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन अपना हम देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन ये है, अ ब्लॉक ऑफ मास यम इज़ प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ वेज ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा द होल सिस्टम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक वेज बना ही लेते हैं यहाँ पे, जिसका इंक्लाइनेशन कितना हो, थीटा हो, ठीक। ये इंक्लाइनेशन कितना है, थीटा है। एक कोई ब्लॉक है जो यहाँ पे रखा हुआ है, प्लेस्ड है ना। तो मैं कोई एक ब्लॉक बना लेता हूँ, ठीक। ये ब्लॉक है, मान लेता हूँ ये ब्लॉक है, ठीक। इसका मास कितना है, यम है, मास कितना है, यम है। अब ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो एक्सेलरेटेड है ना, मतलब कि इस पर एक एक्सेलरेशन लग रहा है, कोई एक्सेलरेशन मान लीजिए इस पर ए एक्सेलरेशन लग रहा है। तो अगर स्यूडरली देखें हम यहाँ पे, तो ब्लॉक जो है ब्लॉक पे एक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा होगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको किसी डिफरेंट कलर से ड्रॉ करता हूँ। ये है ना, ये एक्सेलरेशन इधर लग रहा होगा, यानी इस पे एक फोर्स कितना लग रहा है, यम ए लग रहा है फिर यहाँ पे, ठीक है, यम ए लग रहा है। इस पे लगने वाले कुछ और भी फोर्सेस हैं, जैसे कि इसका वेट वर्क कर रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन एम जी, राइट। इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी वर्क कर रहा है, राइट, एक नॉर्मल रिएक्शन वर्क कर रहा है। अब इसी फोर्स जो एम जी है, इसका कोई ना कोई एक कंपोनेंट है, इस फोर्स एम जी के हम कंपोनेंट लिखते हैं, एक इस डायरेक्शन में होगा और दूसरा इस डायरेक्शन में होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, यानी कि ये जो बनेगा दिस विल बी एम जी कॉस थीटा। ठीक उसी प्रकार से ये फोर्स एम ए लग रहा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। फिर एक फोर्स का कंपोनेंट इस पे इधर की तरफ लगेगा, है ना, एक फोर्स का कंपोनेंट इस पे इधर की तरफ लगेगा, एंड दैट विल बी इज इक्वल टू सॉरी दैट
ये एक्सेलेरेशन ऐसे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो स्लाइड कर जाएगा फिर ये, सॉरी 1 मिनट, ये एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन इधर होनी चाहिए ना, स्लाइड ताकि ना करे, इसलिए एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, इधर की तरफ होनी चाहिए। तो जिस वजह से ये जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा और ये एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में लगेगा, और ये जो वैल्यू हो जाएगी दिस विल बी ma cos थीटा। एंड अनदर कंपोनेंट जो इसका एक दूसरा कंपोनेंट बचेगा वो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना, ये वाला, ये इसे ये डायरेक्शन होगा और ये हो जाएगा ma sin थीटा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अगर ये बैलेंस है, मतलब कि ये जो है ये वाला फोर्स दिस इज़ mg sin थीटा। तो अगर ये स्लाइड नहीं कर रहा है इस वेज पे, तो जो इस पे ये दोनों फोर्स होंगे, ये वाले फोर्स और ये वाले फोर्स, यानी कि mg sin थीटा और ma cos थीटा, ये दोनों बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो इनका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। इन पे जो एक नेट फोर्स वर्क कर रहा होगा, है ना, जो एक नेट फोर्स वर्क कर रहा है, वो फोर्स हम यहाँ से चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। वो फोर्स क्या होगा, कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है n, दिस विल बी इज इक्वल टू नाउ mg, क्या हो जाएगा, mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा, है ना, यही हो जाएगा, mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी किसकी वैल्यू हो जाएगी, फिर ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो जाएगी। फिर अब हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें ये एक्सेलरेशन ए जो हमने सपोज़ किया हुआ है ये कहीं पर भी नहीं आया है, तो हमें इस एक्सेलरेशन ए को रिमूव करना होगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इसको रिमूव करते हैं, है ना। तो रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। हम ये देख रहे हैं कि mg sin थीटा जो है वो ma cos थीटा के बराबर है, तो यहाँ से m से m तो कैंसिल हो गया, a की जो वैल्यू आ गई दिस इज इक्वल टू g sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, यानी कि tan थीटा हो जाएगा। तो चलो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ अभी, तो इसको मैं वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूँ। तो पुट करूँगा तो n विल बी इज इक्वल टू, n का मतलब यही नेट फोर्स है, इस पर जो नॉर्मल फोर्स वेज की वजह से लग रहा है यही है, तो n विल बी इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस a की वैल्यू जो है दिस इज g sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, और ये इंटू साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसको पूरा का पूरा मैं क्या कर देता हूँ, अपान कर देता हूँ। तो ओवरऑल इसको लिखा जा सकता है mg, कॉमन कर लिया यहाँ से, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 ही हो जाता है, तो जो नॉर्मल फोर्स है इसकी वैल्यू हो जाएगी mg अपन cos थीटा, है ना। तो ये नेट इतना फोर्स इस पर लग रहा है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, तो अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस बिटवीन ब्लॉक्स ए जिसका मास है 2 किलोग्राम, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना है, यानी कि जो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि म्यू एस इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम मास वैल्यू ऑफ ब्लॉक बी सो दैट द 2 ब्लॉक्स डू नॉट मूव, ये 2 ब्लॉक मूव नहीं करेंगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैंने सपोज़ कर लिया कि इसका मास कितना है, m है, ठीक है, इसका मास 2 किलोग्राम है, वो गिवन ही है। तो आइए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो जब हम सॉल्व करेंगे ना यहाँ पे, तो थोड़ा मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देखें। तो अगर मैं देखूँ तो इस पे जो फोर्स लगेगा, एक तो mg लगेगा जिसकी वजह से स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, जिसको हम बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग में जो आया हुआ टेंशन है वो कितना है, t है। अब अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो t की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल होनी चाहिए, mg की इक्वल होनी चाहिए। यही जो टेंशन है वो इधर की तरफ आएगा, है ना। तो अगर ये टेंशन फोर्स इसको खींच नहीं पा रहा है तो रीज़न यही होगा ना खींच पाने का कि ये ब्लॉक के बीच में जो हम यहाँ पे क्या लगा हुआ है, जो फ्रिक्शन लगा हुआ है, स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू इंटू n, राइट। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि
म्यू इंटू एन इज इक्वल टू टी, ये पहला इक्वेशन और बाकी ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। तो टी की वैल्यू एम जी की इक्वल है, मतलब कि म्यू इंटू एन दिस मस्ट बी इज इक्वल टू एम जी, राइट। पहले और दूसरे से हम बोल सकते हैं इस चीज़ को। तो म्यू जो है इसकी वैल्यू 0.2 है। नॉर्मल रिएक्शन अगर देखेंगे तो ये 2 इंटू जी हो जाएगा। जी की वैल्यू को बोला है 10 लीजिए आप। 2 क्यों? क्योंकि ए वाले ब्लॉक का जो मास है वो 2 किलोग्राम है। तो 2 इंटू 10 दिस इज इक्वल टू एम इंटू 10। तो 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा। तो m की जो वैल्यू है दिस विल बी 0.4 किलोग्राम, यानी कि जो मैक्सिमम इसका मास परमिसिबल है वो 0.4 किलोग्राम है। अगर इससे ज़्यादा मास हो जाएगा तो ये नीचे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, फिर कुछ रिजल्टेंट फोर्स है। इससे कम मास है तो भी नहीं, तो ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें कोई ऑप्शन है? हाँ बिल्कुल है। तो ये 0.4 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फिर इस क्वेश्चन के लिए। ओके, तो अगला प्रश्न हम देखते हैं जो हमारा है। क्वेश्चन ये है, मैन वेज 80 किलोग्राम, he stand on a weighing scale in a lift which is moving upwards with a uniform acceleration of 5 meter per second square. What would be the reading on the scale, है ना। तो लिफ्ट वाले क्वेश्चन है। तो लिफ्ट वाले क्वेश्चन में जब लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो वेइंग स्केल की जो रीडिंग हो जाएगी वो एम जी प्लस ए हो जाएगी। तो एम जो है मास इसका कितना है 80 है, और जी की वैल्यू 10 है प्लस ए की वैल्यू 5 है, यानी कि ये हो जाएगा 80 इंटू 15, ठीक है। तो कितना हो जाता है 15 8 जा 120, तो यानी कि 1200 न्यूटन, इतनी इसकी रीडिंग हो जाएगी। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अ मंकी ऑफ मास 20 किलोग्राम इज़ होल्डिंग अ वर्टिकल रोप, राइट, वर्टिकल रोप। The rope will not break when a mass of 25 किलोग्राम is suspended from it। तो अगर हम इसका एक मैक्सिमम जो ये टेंशन बियर कर सकती है वो पता करें तो जो टी मैक्स जो वियरेबल में है ना, तो टी परमिसिबल या वियरेबल है, दिस विल बी 25 इंटू 10, यानी कितना हो जाएगा फिर ये 250 न्यूटन का फोर्स वो बियर कर सकती है। तो 20 किलोग्राम है तो मतलब इस वजह से अगर वो बंदर लटकेगा तो फिर वो टूटेगा नहीं ना। जैसे कि ये मान लो रोप है, यहाँ पे सस्पेंड किया गया है, ये रोप है और यहाँ पे कोई मंकी है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मंकी पकड़े हुए इसको और ये इसकी पूँछ है। तो अब ये किस एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़े जिससे कि ये रोप में आने वाला टेंशन जो मैक्सिमम है वो कितना हो 250 न्यूटन हो, उससे ज़्यादा ना होने पाए। तो मान लीजिए वो जो एक्सेलरेशन है दिस इज़ इक्वल टू ए, राइट। तो यानी कि कितने फोर्स से रिजल्टेंटली ये ऊपर जा रहा है एम इंटू ए, इस पे लगने वाला एक जो डाउनवर्ड फोर्स है वो एम जी है। तो यानी कि जो ये एम ए फोर्स आया है ये कहाँ से है, तो टी माइनस एम जी बोल सकते हैं इस चीज़ को, राइट। तो जो एक्सेलरेशन है यहाँ से कैलकुलेट किया सकता है। तो ए विल बी इज इक्वल टू टी माइनस एम जी डिवाइडेड बाई एम, राइट। अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो टी बोला गया है कितना है 250 न्यूटन है, माइनस एम जी 20 है, जी की वैल्यू 10 है, डिवाइडेड बाई एम 20। तो ए की वैल्यू ये 50/20 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम परमिसिबल कितना है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ऑप्शन है ना, तो ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, अ लिफ्ट ऑफ मास 1000 किलोग्राम विच इज़ मूविंग विद द एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग डेवलप बाय। तो ये प्रश्न अभी सॉल्व किया हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन। इसमें जो आएगा दिस विल बी इज इक्वल टू एम जी प्लस ए ही होता है ना। यहाँ पे जी की वैल्यू जो कुछ भी हम यहाँ पे पुट करना चाहें पुट कर सकते हैं। जी की वैल्यू हम लोग एक कार्य करते हैं कि पुट कर देते हैं 9.8, राइट, 9.8 पुट करके सॉल्व करते हैं। जी की वैल्यू कुछ दिया नहीं है कितना रखना है, तो ये हो गया 1000, जी की वैल्यू 9.8 प्लस ये 1 हो गया, है ना। अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है इस वजह से प्लस है, अगर डाउनवर्ड होता तो माइनस होता फिर ये चीज़। तो टी विल बी इज इक्वल टू 1000 इंटू 10.8 हो जाएगा फिर ये। तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10800, राइट, इतने न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
लेकिन अगर यहीं पे हम जी की वैल्यू को 10 पुट करते हैं तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो जी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर जी की वैल्यू हमें कुछ गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो हम पुट करते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यही वैल्यू होती है ना एग्जैक्ट जी की। तो इस दृष्टिकोण से ये वाला ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ना। तो ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन ये है, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू 0.5 इफ़ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्टिंग ऑन इट देन एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी। ब्लॉक में का एक्सेलरेशन कितना होगा? जैसे यही मान लो, यही प्रश्न हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये ब्लॉक है, ये सरफेस पे प्लेस्ड किया गया है। ठीक है, ये ब्लॉक इस सरफेस पे प्लेस्ड किया गया है और इस पे जो है एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। कितने? 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, ब्लॉक कितना है? 10 किलोग्राम मास का ब्लॉक है। तो इस पे लगने वाले कुछ फोर्सेज होंगे जिनको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10 इंटू जी या 10G बोल सकते हैं, राइट। तो 10G न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन R है। तो R की वैल्यू को बोला जा सकता है 10 इंटू जी है। ठीक है, ये इतना लिखा जा सकता है। अब ये इस तरफ जो है क्या है, एक फ्रिक्शन वर्क कर रहा होगा, तो जो इस पर फोर्स वर्क कर रहा है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन वर्क कर रहा है। अब म्यू इंटू आर बोल सकते हैं ना, यहाँ हमने नॉर्मल रिएक्शन को इतना बोला हुआ है। तो म्यू की वैल्यू जो है वो है 0.5 इंटू आर की वैल्यू है 10G। तो ये आ जाएगा ओवरऑल 5G। कितना हो जाएगा? 5G लग हो रहा है। तो ऑन इट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी। ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा? तो इस पे लगने वाला अगर हम नेट फोर्स देखें, कितना नेट फोर्स देखें, तो नेट फोर्स विल बी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यही तो होगा ना फिर यहाँ पे। तो नेट फोर्स जो लग रहा है वो 100 न्यूटन माइनस 5G लग रहा है। तो 100 माइनस 5G इज इक्वल टू m, जिसकी वैल्यू 10 है, इंटू a लग रहा है फिर। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, g की वैल्यू को 10 रख देते हैं क्वेश्चन की सिंप्लिसिटी के लिए। वैसे दिया नहीं गया है बट ऑप्शनों को देख के लग रहा है कि हमें 10 रखना चाहिए, 9.8 नहीं रखना चाहिए यहाँ पे। तो अगर हम 10 रखेंगे तो ये मिल जाएगा 100 माइनस 50 विच विल बी इज इक्वल टू 10 इंटू एम। तो ये हो जाएगा 100 में से 50 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 मिल जाएगा और ये 10 इंटू ए। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जो उसमें होगा ब्लॉक में वो कितना होगा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट। ओके, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, 250 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू रेज 75 किलोग्राम मास फ्रॉम अ पुली। If rope is pulled 12 meter, then the load is lifted to 3 meter. The efficiency of pulley system will be। तो एक पुली सिस्टम की जो इफ़िशियंसी हम निकालते हैं वो इफ़िशियंसी ईटा दिस इज़ इक्वल टू एम ई, यानी कि मैकेनिकल सॉरी नॉट एम ई, मैकेनिकल एम ए होना चाहिए। इट मस्ट बी एम ए, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाई वेलोसिटी रेशियो। क्या होता है? वेलोसिटी रेशियो होता है। तो वेलोसिटी रेशियो का मतलब यही है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इफ़र्ट, यानी कि इफ़र्ट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड, लोड ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया जो है ये चीज़। ठीक है, तो अब इससे हम सॉल्व करते हैं। पहले तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा वो देखते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब हो जाएगा लोड डिवाइडेड बाय इफ़र्ट, राइट, अपान अगर वेलोसिटी रेशियो की बात करते हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इफ़र्ट है ना, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इफ़र्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लोड। तो अगर 12 मीटर जितने टाइम में ये डिस्प्लेस हुआ होगा, मान लो t टाइम लगा होगा, तो 12 मीटर डिवाइडेड बाय वो टाइम या 12/t बोल सकते हैं, अपान रेशियो में निकाल रहे हैं ना, अपान लोड होगा तो 3/t, तो t से t कैंसिल, यानी कि ओवरऑल ये बन जाएगा 12/3। तो लोड जो इस पे लग रहा है, ठीक है, लोड क्या है इस पे, अगर हम लोड की बात करें तो लोड जो है 75 किलोग्राम मास है, यानी कि 75 इंटू 10 ये लोड है, डिवाइडेड बाय इफ़र्ट कितना फोर्स लगाया जा रहा है 250 न्यूटन का फोर्स, तो इफ़र्ट हो गया अपान
ये 12 बाई कितना है 3 है, राइट। तो अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम राइट करेंगे। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, है ना। तो 3 हो गया फिर यहाँ से, तो ओवरऑल 3 3 हो गया 9 डिवाइडेड बाई फिर 12 हो गया फिर यहाँ से। तो ये इफ़िशियंसी हो गई फिर इतनी यहाँ पे, राइट। ये इफ़िशियंसी हो गई, इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी कैन गेट इट एज 3/4 इफ़िशियंसी। और अगर परसेंटेज में हमें इफ़िशियंसी पता करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो जब सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी इज़ इक्वल टू 75%। तो इफ़िशियंसी जो इसकी हो जाएगी दिस विल बी 75%। तो ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ऑन द हॉरिजेंटल सरफेस ऑफ अ ट्रक अ ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम इज़ प्लेस्ड। मान लीजिए कि ये कोई ट्रक है, ट्रक का सरफेस है ये ट्रक है, ठीक है, ये ट्रक है, ठीक, ये इस तरीके से ट्रक है कोई, ये इसके सरफेस पे एक ब्लॉक कोई प्लेस्ड है ना। इसके सरफेस पे कोई ब्लॉक मैं बना लेता हूँ, एक ब्लॉक जो है प्लेस्ड है यहाँ पे इसके सरफेस पे, ये ठीक। सरफेस जो है ट्रक जो है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन से आगे बढ़ रहा है। तो इस पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा, इसका जो मास है वो कितना है 1 किलोग्राम है, यानी कि 5 मास मतलब कि 5 न्यूटन का फोर्स इस पे इधर की तरफ लग रहा है। अब देखते हैं ये स्लाइड करता है कि नहीं स्लाइड करता है। तो पहले तो हम लिमिटिंग फ्रिक्शन पता कर लेते हैं, इस पे लगेगा कितना। तो वो होना चाहिए म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल जो लगेगा इस पर वो जी लगेगा, है ना, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी हो जाएगी। तो ये हो गया म्यू यानी कि 0.6, जी की वैल्यू अगर हम 10 रखते हैं तो ये हो गया 6 न्यूटन का इस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है। यानी कि 6 न्यूटन तक का अगर फोर्स इस पर इधर लगेगा तो ये मूव नहीं करेगा। तो यानी कि इस दशा में अगर एक फोर्स इस ब्लॉक पे 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में दिस आल्सो मस्ट बी इज इक्वल टू 5 न्यूटन। बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ना वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। इसमें समझने वाली बात यही है, ये क्वेश्चन इसीलिए 2001 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। आप अगर देखेंगे मान लो यहाँ पे 9.8 वैल्यू रख देते हो तो आपको जो है ये ऑप्शन मिल जाएगा 5.88, ये करेक्ट मिल जाएगा। 6 अगर 10 रखते हो तो 6 न्यूटन मिल जाएगा। तो दोनों दशाओं में आपको क्या है कि ये 6 न्यूटन और ये ऑप्शन करेक्ट मिल रहे हैं। बट आपको समझना ये है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ऐसा नहीं है कि हर दशा में फ्रिक्शन फोर्स इतना ही लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर लगेगा। वो जब ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है यानी कि इससे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग सकता है, इतना ही फ्रिक्शन लगेगा। तो अगर आप इससे कम फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी उतना ही लगेगा जितना फोर्स आप लगाओगे। तो इस आधार पे ये सभी ऑप्शन रॉन्ग होंगे और ये ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नीट एग्जामिनेशन में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अ क्रिकेटर कैचेज अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, यानी कि मास जो है 150 ग्राम है तो लिख सकते हैं 0.150 किलोग्राम, है ना, ये मास हो गया है। 0.1 सेकेंड में मूविंग विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, यानी वो इनिशियली किस स्पीड से मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। ये एक टाइम इंटरवल लग रहा है 0.1 सेकेंड का, जिसमें इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो गई है। तो कितना फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, राइट। तो फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा बेसिकली वो इस कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट किया जा सकता है, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, राइट। यही जो फोर्स एक्सपीरियंस इम्पल्सिव फोर्स। तो डेल्टा पी की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा यम इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा वी का मतलब वही है कि चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ये है कि वेलोसिटी फाइनल कितनी है और इनिशियल कितनी थी। तो देखेंगे तो चेंज हो गया है 0 अब हो गई है, पहले 20 थी। तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगी 20 डिवाइडेड बाई कितने टाइम में 0.1। ब्लॉक का मास है उसको हम रख पुट कर देते हैं तो 0.150 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 0.1। तो इसको ओवरऑल जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो दिस विल बी इज इक्वल टू 15 इंटू 2, यानी कि ओवरऑल दिस विल बी इज इक्वल टू 30
न्यूटन। तो 30 न्यूटन का फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा ना, वो खुद एक्सपीरियंस करेगा, उसकी हथेलियों पे उतनी न्यूटन का फोर्स लगेगा, 30 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ओके, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन ये है, अ 1 किलोग्राम स्टेशनरी बॉम्ब इज एक्सप्लोडेड इन 3 पार्ट्स हैविंग मास 1:1:3 रिस्पेक्टिवली। यानी मान लेते हैं 3 इक्वल पार्ट में जो डिवाइड हुआ है, एक का मास m है, दूसरे का मास m है, और तीसरे का जो मास है वो कितना है, 3m है। तो पार्ट्स हैविंग सेम मास मूव इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। तो एक की वेलोसिटी अगर मैं मान लूँ कि वो है 30 i कैप, तो दूसरे की वेलोसिटी हो जाएगी अपने आप 30 j कैप, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। मान लिया ये वेलोसिटी v1 है, ये वेलोसिटी कितना है, v2 है, और इधर कोई वेलोसिटी होगी v3। तो वो v3 वेलोसिटी कितनी है उसका मैग्नीट्यूड वैसे वास्तव में पता करना है, लेकिन हम वेक्टर के टर्म में ही पता करेंगे। तो ये वेलोसिटी इतना है। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट से, तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम इनका होगा 0, फाइनल लीनियर मोमेंटम इनका भी, फाइनल लीनियर मोमेंटम का सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। तो ये है 3 थे इस प्रकार से, यहाँ पे था रुका हुआ था, अब ये चल रहा है। तो ये हो जाएगा पहले तो m इंटू v1, है ना, m इंटू v1 मतलब कि 30 i कैप, प्लस दूसरा हो जाएगा m इंटू 30 j कैप, प्लस ये हो जाएगा 3m इंटू वेक्टर v3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैसे m ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर वेक्टर v3 की वैल्यू मैं निकालूं तो यहाँ से लिखा जा सकता है माइनस 30 i कैप माइनस 30 j कैप डिवाइडेड बाई फिर कितना हो जाएगा 10, राइट। तो डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, नॉट 10, क्योंकि 3 भी था ना यहाँ पे। तो ओवरऑल वेक्टर v3 दिस कैन बी रिटन एज माइनस 10 i कैप माइनस 10 j कैप। तो अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं निकालूं तो बहुत आसानी से लिख सकता हूं, दिस विल बी 10/√2 मीटर पर सेकेंड, है ना। यही हो जाएगा 10/10√2 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी फिर, मतलब कि जो बिगर पार्ट है उसकी वेलोसिटी 10√2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो ये हमारा आप जो है क्वेश्चन का सोल्यूशन था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अ बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम पर नहीं है, ठीक है, ये क्या है 3 किलोग्राम है, मास कितना है m इज इक्वल टू 3 किलोग्राम, हिट्स अ वॉल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, एंड रिटर्न्स एट द सेम एंगल, द इम्पैक्ट टाइम वाज 0.2, यानी कि जो डेल्टा t है दिस इज़ गिवन 0.2 सेकेंड। तो द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द वॉल पे कितना फोर्स वो एग्जर्ट कर रहा है ये पता करना है। तो देखते हैं कितना फोर्स कैसे एग्जर्ट करेगा। आइए देखते हैं पहले इसके हम कंपोनेंट को। पहले तो अगर हम थोड़ा सा बड़ा करके इस डायग्राम को ड्रॉ करें यहाँ पे, है ना, ताकि आपको भी क्लियरली दिखे ये चीज़। तो इसके लिए हम देखते हैं कि इस पे जो लगने वाले फोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, जो इसका मोमेंटम है ना क्या है ना। तो फोर्स अगर निकालना है तो जो है एक्सप्रेशन हमें यही यूज़ करना पड़ेगा, F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। तो P मतलब चेंज इन मोमेंटम तो निकालना ही पड़ेगा हर कंडीशन में। तो अगर देखें तो ये मोमेंटम जो है इसका, मान लो कि ये मास m है और v स्पीड से आ रही है, तो mv cos 60 डिग्री ये तो होगा ही होगा। अगर इस डायरेक्ट यहाँ देखें हम इधर को, है ना, यहाँ मैं दूसरे किसी कलर के पेन से बनाता हूँ इस चीज़ को ताकि पता चले कि ये बाद का है। तो ये अगर इसके मोमेंटम को देखें, सो दिस इज़ आल्सो इज इक्वल टू mv cos 60 डिग्री ना, ये कितना है mv cos 60 डिग्री है। तो इधर का तो मोमेंटम कोई बदल नहीं रहा, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे तो ये मोमेंटम फिर इस डायरेक्शन में हो गया है, दिस इज़ इक्वल टू mv sin 60 डिग्री। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इनिशियली डायरेक्शन में देखें तो ये मोमेंटम इधर की तरफ था और वैल्यू कितनी थी, दिस वाज mv sin 60 डिग्री। तो ओवरऑल ये डायग्राम था यहाँ से हमारा। अगर हम इसमें कुल मिला जुला करके चेंज इन लीनियर मोमेंटम देखें तो लीनियर मोमेंटम में जो बदलाव है वो हो जाएगा 2mv
साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई, ये पूरा का पूरा कारनामा जो हो रहा है 0.2 सेकंड में हो रहा है फिर यहाँ पे, राइट। तो 0.2 सेकंड में हो रहा है यहाँ पे। अब जो फोर्स हमें पता करना है वो हम देख सकते हैं, स्पीड कितनी है दी हुई 10 मीटर पर सेकंड है, राइट। तो वैल्यू को पुट कर देते हैं, F3 है, M3 है, तो 2 × 3 × 10 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 एंड डिवाइडेड बाई फिर कितना हो गया 0.2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया है। 0.2 से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें ये चीज़ कुछ ना कुछ मिल जाएगी। तो यहाँ से ये हो गया फ़िलहाल 10/2 कर देंगे तो 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50, राइट। 50√3 यानी कि 150√3 न्यूटन। तो इतना फोर्स लग जाएगा 150√3 न्यूटन। इसको देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला ही करेक्ट है, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, 2 masses एज सोन इन द फिगर आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ मासलेस पुली। एक मासलेस पुली से लटकाए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से है। तो द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम व्हेन मासेज आर लेफ्ट फ्री, जब मासेज जो है फ्रीली छोड़ दिए जाते हैं तो इनमें जो आने वाला एक एक्सेलरेशन है सिस्टम का वो कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो इस पे लगने वाले, जैसे देखो ये 10G का फोर्स है और इस पे जो है 5G का फोर्स है, राइट। 10G और कितना है 5G है। तो ओवरऑल बोल सकते हैं ये ज़्यादा है, तो इस वजह से ये मान लो A एक्सेलरेशन यानी कि 10A फोर्स से डाउनवर्ड जाएगा, जिसकी वजह से इसमें टेंशन जनरेट होगा। वही सेम टेंशन यहाँ होगा और जिसकी वजह से ये 5A फोर्स से ऊपर आएगा। तो हम दोनों का इक्वेशन अगर राइट करें तो यहाँ लिखा जा सकता है कि 5A = T - 5G, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन यहाँ लिखा जा सकता है 10A = 10G - T, ये दूसरा है। जब दोनों इक्वेशनों को हम सम करेंगे यानी कि इक्वेशन 1 + 2 करेंगे तो 1 + 2 करने के बाद ये चीज़ हमें मिल जाएगी 15 × A = 5G। तो यहाँ से A की जो वैल्यू मिलेगी दिस विल बी G/3, यानी कि जो एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड वो कितना हो जाएगा G/3। ये डाउनवर्ड होगा, इसमें अपवर्ड, तो सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है दिस इज़ G/3 एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो कोई ऑप्शन है? हाँ बिल्कुल है, ये वाला। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चन जो हैं लॉज ऑफ मोशन के हमने सेलेक्ट किए हैं। वैसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप इतने क्वेश्चन, अगर फ़िलहाल इतने ही क्वेश्चन आप रिवाइज कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आपके अगर आ जाता है, तो लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड कोई भी नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसे डेफिनेटली सही कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप रिवाइज़ कर लीजिएगा बढ़िया से। अगर एक बार वीडियो देखने में ना समझ में आए तो दोबारा आप देख लीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन।